एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीवा। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे दिल्ली में और आज आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी से, जो कि द्वारका के अग्रसेन हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ में एक समाज सेवक भी हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे बड़ी बात करूँ, करीब 30 साल से आप मानव सेवा प्लस में गौ सेवा में काम कर रहे हो, ये काबिल तारीफ है। सर, साथ में जो आजकल आपको पता है हॉस्पिटल कॉरपोरेट में भी है, साथ में आपने जो चैरिटी के लिए भी काम कर रहे हो 2015 से, मैंने आपका बैकग्राउंड देखा। सर, अभी क्या क्या फैसिलिटी आप दे रहे हो उस हॉस्पिटल में? जी देखिए, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट जो तकरीबन 35 साल पहले हमारे जो बड़े थे उन्होंने सेटअप किया एक मानव सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। इस हॉस्पिटल में आज के दिन सारी फैसिलिटीज़, यहाँ तक कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक की भी सुविधा यहाँ पर है, चाहे लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो या किडनी ट्रांसप्लांट की। हमारे पंजाबी बाग हॉस्पिटल में सारी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। और अभी जो द्वारका हॉस्पिटल है ये अभी 100 बेड की कैपेसिटी का हॉस्पिटल है और यहाँ पर भी हमारी मल्टी स्पेशलिटीज़ ब्रांच चलती है और ख़ासकर हार्ट के कार्डिक जो प्रॉब्लम्स हैं और बाकी सभी तरह की प्रॉब्लम्स, THR वगैरह, जैसे कूला बदलना है या इस टाइप के कोई भी ट्रॉमा केसेस हैं, वो सारे केसेस यहाँ पे हैंडल किए जाते हैं। सर, बात करूँ 35 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट है, हमने बातचीत की और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। जब हमने लोगों से बातचीत की द्वारका में और पालम में, तो एक बोलते हैं कि एक बजट के लेवल में हॉस्पिटल आता है और फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो सर, एक आने वाले समय में कुछ और, जैसे चैरिटी माने के बाद में क्या कि कॉर्पोरेट से नाता छूट जाता है, क्योंकि चैरिटी माने के बाद में किसी का लॉस या प्रॉफिट नहीं होता, तो और आगे क्या क्या सेवा देना चाहते हो लोगों को, ताकि लोग और आएँ और इस फायदा उठा सकें हॉस्पिटल का? देखिए, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो है, जो सेटअप हुआ है, ये मानव सेवा के लिए सेटअप हुआ है। जी सर। जो लोग पे कर सकते हैं, जी सर, उनसे जो पैसा आता है, जी सर, और जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो गवर्नमेंट के पैनल्स हैं, उनसे जो पैसा आता है, जी सर, उनके द्वारा जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनका EWS के माध्यम से, फ्री केयर के माध्यम से सेवा की जाती है। जगह जगह हमारी डिस्पेंसरीज, मोबाइल डिस्पेंसरीज आती हैं जो लोगों को दवाई दे के आती हैं। उसके अलावा भी हमारी जो OPD चलती है वो 50 रुपये मॉर्निंग में OPD चलती है, तो इसका मतलब, और जो नहीं दे सकता उससे 50 भी नहीं लिए जाते। और इसके अलावा अभी बहादुरगढ़ में हमारी एक बहुत बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने लग रही है, जहाँ पे नर्सिंग कॉलेज अभी चालू हो गया है। हॉस्पिटल जल्दी चालू हो जाएगा, अगले 2-3 महीने के अंदर। और उसमें जो मेडिकल कॉलेज बनेगा आने वाले 1.5-2 साल में, उसके अंदर तकरीबन 900 बेड का हॉस्पिटल बनेगा और टोटली फ्री बनेगा। जी सर। क्योंकि मेडिकल कॉलेज की कंडीशन भी होती है, जो मेडिकल कॉलेज होता है वो फ्री केयर वहाँ पे करनी पड़ती है, तो वो पूरा का पूरा 900 बेड का हॉस्पिटल फ्री केयर के लिए बनेगा बहादुरगढ़ में। और अभी भी हम काफ़ी सारे बेड्स द्वारका में और पंजाबी बाग में वो फ्री केयर में देते हैं। बात करूँ सर, आपने जो आप बताया बहुत अच्छा लगा चैरिटी के हिसाब से। और हमने एक और भी चीज़ देखी, अग्रसेन हॉस्पिटल की फ्री हेल्थ कैंप भी चलता है हर वीक में एक बार, और एक एम्बुलेंस स्टैंड बाई रहती है उसमें, हमने एक बार कवर किया था। तो सर, ये जैसे अभी आप रिसर्च सेंटर खोल रहे हो, उसमें सरकार का भी योगदान रहेगा क्या? नहीं, ये अपनी ज़मीन हमने खरीद के कन्वर्ट करवाई है और कन्वर्ट करवा के गवर्नमेंट से हमने परमिशन ली है वहाँ पे कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। और अभी इसमें गवर्नमेंट का ऐसा वैसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बाकी गवर्नमेंट का सहयोग हमारे साथ हमेशा रहता है। जी सर। क्योंकि ये अच्छा नॉवल कॉज है, जो मेडिकल कॉलेज खोलना हर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस हों। उस मद्देनज़र हरियाणा सरकार हमारे को सहयोग दे रही है। क्योंकि हरियाणा सरकार की बात करूँ तो कल हमने कुछ 2 दिन पहले की बात करूँ तो मेडिकल जो स्टूडेंट थे वो सड़कों पे आ गए, कुछ फीस वगैरह बढ़ाई, तो हो सकता है कि आपका जब हॉस्पिटल खुलेगा तो उसमें कुछ रियायत मिलेगी। तो उसमें सर सरकार से कुछ बातचीत हुई है कि कुछ जो जैसे कि अभी चैरिटी के हिसाब से आप ऑफर दे रहे हो बच्चों को, तो वहाँ भी छूट मिलेगी क्या? देखिए, अभी ऐसा कोई फीस की बात हमारी तय नहीं हुई है, जो भी होगे गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होगा जो करेंगे। लेकिन ये जो है MCI की जो गाइडलाइंस हैं, जो मेडिकल कॉलेज जो लोग खोलते हैं उनको वहाँ पे जो हॉस्पिटल होता है वो फ्री चलाना पड़ता है, तो वो हमारा फ्री जरूर चलेगा, क्योंकि मानव सेवा का उद्देश्य तो है ही, और उसके बाद गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी हैं, इसलिए वो फ्री चलेगा। और जो फीस होगी वो जो तय मानक हैं गवर्नमेंट के, उसी के हिसाब से होगी। यानी गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस करेगी उसी हिसाब से, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से फीस ली जाएगी। जी सर। सर, बातचीत करूँ कॉर्पोरेट में एक फंड होता है CSR, जो हमने भी थोड़ा रिसर्च किया, हॉस्पिटल्स में भी होता है, तो वो जो फंड होता है वो ओनली मेडिकल लाइन में लगा रहे हो या और कहीं भी सेवा में आप उसको यूज़ कर रहे हो? नहीं, देखिए, हम जो हमारा हॉस्पिटल है, ये संस्था है,
हमारे पास जो 80G और 12A दोनों सर्टिफिकेट्स हैं। हम तो CSR लोगों से, जो अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, जो लोग हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं और उनके लिए CSR करना ज़रूरी होता है, उन लोगों से CSR लेते हैं हम। उससे मदद लेके हॉस्पिटल में, और उससे हम जो ये जितनी भी नई बिल्डिंग बनती हैं, चाहे द्वारका की बनी, चाहे अभी हम यहाँ पे पंजाबी बाग हॉस्पिटल जो हमारा अभी 400 बेड का है, उसमें एक 250 बेड का और एक्सपेंशन हो रहा है, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। तो उसके लिए जो महंगी मशीनरी आएगी, उसके लिए हम लोगों से CSR देने के लिए अपील कर रहे हैं। और इसी तरह बिल्डिंग बनाने के लिए भी हम लोगों से मदद लेते हैं, दान भी लेते हैं, और CSR भी अगर मिल जाए तो वो भी हम प्रयास करते हैं लेने का। दूसरी बात करूं सर, मैंने देखा गुड़गांव में या हरियाणा की बात करूं मैं, काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिक्कत आती है कि यदि कोई एक्सपायर हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी लोगों का चार्ज मतलब लिया जाता है। तो वो एक लोग वो ये बोलते हैं कि जब आप हॉस्पिटल में बात करो डायरेक्टर साहब से या किसी से, तो एक सरकार से भी गाइडलाइंस लोग मतलब उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर कुछ हद तक उनको रिलीफ मिलना चाहिए। तो उसके बारे में क्या विचार है? देखिए, महाराजा कृष्ण हॉस्पिटल में ये पॉलिसी है, अगर कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाता है और वो पेइंग कैपेसिटी उसकी नहीं है, तो उसे रियायत भी दी जाती है, फ्री भी छोड़ दिया जाता है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ ऐसी बातें चलती हैं, यानी कि जो बिना सोची समझी हैं बातें। देखिए, अगर ये रूल बना दे सरकार कि जो बंदा एक्सपायर हो जाएगा उसका बिल नहीं लिया जाएगा, तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्सिंग होम, कोई भी हॉस्पिटल जो सीरियस पेशेंट है उसको अपने यहाँ नहीं लेगा। उसको पता है अगर इसकी डेथ होगी तो मैं जितनी भी दवाई और खर्चा करूंगा वो मिलेगा नहीं। तो इससे तो उल्टा नुकसान हो जाएगा पेशेंट का, कि उसको जो है ना, वो सीरियस पेशेंट को कोई लेने को तैयार ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि पेशेंट एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब उसके बिल ना लिया जाए। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि छूट दे दी जाए, और हमारे हॉस्पिटल में दे दी जाती है अगर डिमांड की जाती है तो। जिसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है उसकी कोई दिक्कत नहीं, उनसे पैसे जो भी रीजनेबल है वो लिए जाते हैं। सर, बातचीत करूँ अभी गौ सेवक में, मैं कुछ आपकी पोस्ट देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप गौ सेवक में भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते हो, तो उसमें कैसा? बोले लाइट, थोड़ी लाइट ऑन कर दे कैमरे से। नहीं, लाइट आई गई, कोई इशू नहीं है, हम उसको ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। अच्छा। हाँ। देखिए, अभी पिछले दिनों यहाँ पे कथा हुई थी, श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा। गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा से महाराज जी आए थे, और महाराज जी को मैंने सुना, उन्होंने गौ सेवा के महत्व को और गऊ का जो प्रकृति में और जो प्रकृति के पृथ्वी के संरक्षण में जो गाय का योगदान है उसका पूरा महत्व, उसने मानव सेवा, मानव मात्र को कितनी लाभकारी है, वो सारी बातें उन्होंने प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीके से हमें बताई। और मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि हमारी संस्कृति का मूल है गोधन जो है, वो हमारी संस्कृति के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है। और ये पिछले 20-30 साल छोड़ दें तो उससे पहले सभी घरों में गाय जरूर पाली जाती थी। पहली रोटी गाय को दी जाती थी, और गऊ को बहुत महत्व दिया जाता था, और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पंचगव्य के बिना पूरा नहीं होता था। हमें याद है, मतलब जो हमारी दादी नानी, हमारी माता जी कोई भी अच्छा कार्य करती थी, या गंगाजल या गौमूत्र, दोनों के बिना कोई अनुष्ठान शुरुआत नहीं होती थी, पूरा नहीं होता था। तो इसका मतलब गऊ का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। और पथमेड़ा जो गौशाला है उसके आसपास में जैसे गोलासन है, नंदगांव है, इस तरह से बहुत सारी गौशालाएं बहुत बड़े इलाके में, तकरीबन 500-400 एकड़ में गौशालाएं बनी हुई है। इस तरह महाराज जी के जो तत्वाधान में तकरीबन 64 गौशाला चल रही हैं, जिनमें 1.5 लाख से ज़्यादा गोवंश, जो वेद लक्षणा गोवंश है, जो देसी गाय जिसको बोलते हैं, उसकी सेवा वहाँ पर होती है। और मैं उस प्रकल्प के साथ जुड़ा हूँ। अभी हम गए भी थे, अपना एक ग्रुप हम लेके गए थे पथमेड़ा। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ, जिस प्रकार से गायों को रखा जाता है, जिस प्रकार गोपालक परिवार वहाँ पर 50-50 गायें की उनको जिम्मेदारी दी हुई है गोपालक परिवारों को, और उनकी रहने की व्यवस्था, गायों के लिए शेड, गायों के लिए खुली जगह, गायों के चारे की जो व्यवस्था है, गऊओं के लिए जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, विशेष तौर पर वहाँ पर ICU और एक्सरे मशीन्स वगैरह या जितने भी आधुनिक साधन हैं, गऊओं के लिए सारे साधन वहाँ पर लगाए गए हैं, उनकी सेहत की देखभाल के लिए, उनके खान पान की देखभाल के लिए। और प्रतिदिन सुबह गौ पूजा से वहाँ पे शुरुआत होती है, और शाम को
गो आरती के साथ वहाँ पर संध्या होती है। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा और इसीलिए महाराज श्री से हमने बात की थी कि दिल्ली में भी हम एक पथमेड़ा की ब्रांच खोलना चाहते हैं, जिसकी अनुमति उन्होंने दी है। अभी हम दिल्ली सरकार से बात करके कोशिश करेंगे कि जल्द ही यहाँ पर एक गौशाला का शुभारंभ किया जाए। सर मेरा क्वेश्चन इसलिए था कि कुछ कॉरपोरेट गौओं के नाम से एक मतलब तेल की बजाय तेल बेच रहे हैं घी का नाम लेके, तभी मैंने आपका जब प्रोफाइल देखा तो लगा कि इस क्वेश्चन को मुझे करना चाहिए था। देखिए ये विडंबना है हमारे हिंदुस्तान की सर कि कुछ विदेशी कंपनियां पहले तो कोलेस्ट्रॉल के नाम पर हमें घी खाने से उन्होंने डराया। फिर अब धीरे धीरे जब लोगों को पता लग गया कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड एक ही बात है, तो तेल क्यों खाएं, घी ही खाएं। तो अब कुछ हमारी कंपनियों ने नया फंडा निकाला है कि विदेशी जो इम्पोर्टेड ऑयल्स हैं उनमें एसेंस डालकर उनमें थोड़ा अमेंडमेंट करके और देसी घी के नाम पर या गाय के घी नाम के नाम पर उनको बेचा जा रहा है धड़ल्ले से। और बहुत बड़ी मात्रा में, जितना कि हमारे यहाँ होता ही नहीं है उतना घी उनके यहाँ गाय तो 4 भी ना हो, लेकिन गाय का घी वो करोड़ों रुपए का बेचते हैं। तो महाराज जी जो हमारे पथमेड़ा महाराज जी हैं, उन्होंने एक परंपरा रखी है बहुत ही स्वच्छता के साथ, सच्चाई के साथ, सफाई के साथ वहाँ पर गो उत्पाद तैयार किए जाते हैं। और जितनी कैपेसिटी है उसमें जितना घी वहाँ पर होता है या जितने अन्य पंचगव्य वहाँ पर अवेलेबल होते हैं वो पहले से ही बुक रहते हैं उनके। और जो आप घर में घी बना लें या पथमेड़ा से मंगवा लें, बिल्कुल एक बराबर शुद्धता है। मैं कहता हूँ, मैं ये सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप देसी घी अपने घर में गाय रखकर, अपने फार्म पे, अपने आसपास में कहीं गाय रख के आप गौ सेवा कर सकते हैं। पथमेड़ा महाराज का ये कहना है कि कोई भी कहीं पे भी गौ की सेवा कर रहा है, जरूरी नहीं है पथमेड़ा में आके करे, कहीं पे भी अपने घर में रखे, अपने पड़ोस में सेवा करे, अपने फार्म हाउस पे सेवा करे, किसी भी गौशाला में जाकर सेवा करे। जहाँ पर भी गौवंश की सेवा होती है वो पथमेड़ा के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप अपने आप घी प्रोड्यूस करवा सकते हैं अपनी गाय रख के, अपने किसी पड़ोसी की गाय रख के, अपने गांव में गाय रख के, तो बहुत अच्छा है। वरना पथमेड़ा पे आप रिलाय कर सकते हैं, पथमेड़ा से आप गौ गव्य उत्पाद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज हमारे साथ थे वीरेंद्र गर्ग साहब। मैं एक बार फिर बता दूं, जो अपने अग्रसेन हॉस्पिटल है द्वारका में, उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और एक समाज सेवी भी हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा और साथ में मैं आपको बता दूं EWS कोटे में भी आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ECS पैनल के नीचे है जो अपनी गवर्नमेंट की सारी संस्थाएं CGSS वगैरह जो भी हैं, उसका हम सब एक एक प्रोफाइल का नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे जितनी फैसिलिटी है। और हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी नंबर है, साथ में जो रिसेप्शन का नंबर है, वो भी हम वेबसाइट पर आपको शो करेंगे। आप किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, आप हॉस्पिटल में जाइए, अपना उपचार कराइए और स्वस्थ रहिए। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।